है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का वीडियो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा कर दिया था आपसे कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करूंगा, तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो एक बार नजर लगा लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ये वाले रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, जहां पर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट आपके क्या थे? ये थे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ई और ई नॉट क्या थे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई मतलब किसी भी कंडीशन पे, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 293 केल्विन पे और 180 प्रेशर पे। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको सीखनी है तो आपको जो लेक्चर नंबर 13 है वो पूरा देख लेना चाहिए। अगर वो आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी सारी चीजें। ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे क्लिक करिए और वो लेक्चर अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलो भाई, आज का टॉपिक वेल नोन, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, और वो टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज के पार्ट में मैं केवल बताऊंगा इसका डेरिवेशन कैसे आई नर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई, तो एक बार याद कर लेते हैं इस फॉर्मूले में सारी बातें क्या है। n क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, और f क्या थे? आपका फैराडे कांस्टेंट, दैट इज योर वैल्यू 96,500, 96,500। एग्जैक्ट वैल्यू भी मैंने बता रखी है 96,485, 96,485, लेकिन लेते क्या है? लेते हैं 96,500। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां से स्पीड को कम करता हूं अपनी, काफी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मुझे पता है, मैं स्पीड कम करता हूं अपनी। और नर्स्ट इक्वेशन को शुरू करने के पहले आपको बताता हूं एक रिलेशन, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन किसमें किसमें? इसमें और इसमें, यानी कि स्टैंडर्ड एसटी मींस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। भाई, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, सबको पता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने 11th में पढ़ रखी थी, और जो रिलेशन था इसके बीच में शायद आप लोगों को याद हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें नहीं याद है, वो यहाँ देखें। ये था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन था। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर डेल्टा जी क्या है? आपका ये वाला डेल्टा जी मींस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आर क्या है? पुराना घिसा पिटा गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर इन द केल्विन, क्यू क्या है? संकट आ गया भाई, क्यू क्या है? तो क्यू को बच्चा लिखो, क्यू है रिएक्शन क्वोशिएंट। अब ये रिएक्शन क्वोशिएंट कौन सी नई चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको आगे फॉलो कर पाओगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की, ठीक है, कई जगह पर मैंने कमेंट देखे हैं पढ़े हुए, मैं एनालाइज करता रहता हूं सब कुछ, जहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं, गूगल पर भी कहीं पर भी अगर सर्च करता हूं कि सर ये रिलेशन कैसे है। तो जो बच्चे मुझसे पुराने जुड़े हैं, ठीक है, खासतौर से जिन्होंने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, भले ही 4-5 लेक्चर पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स के, अभी यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ी, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझसे फेस टू फेस पढ़ चुके हैं। तो उनको मैंने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से शायद बताया हो कि थर्मोडायनेमिक्स में जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिकल की अगर मैं बात ना करूं, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, वहां पर हम लोगों को जब फॉर्मूले निकालने पड़ते हैं तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। जैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, टीडीएस वाला, टोटल एंट्रोपी जो है वो टीडीएस होती है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का हो गया, इंटरनल एनर्जी का हो गया, एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया, तो सारे कॉन्सेप्ट बेस पर आए। ठीक है, इनका प्रूफ अगर हमें देखना है तो हमें, हालांकि स्टैटिस्टिकल में मिलते हैं हमें इनके प्रूफ, लेकिन जब क्लासिकल पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस पे करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होगी कि सर ये कहां से आता है समझ। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा तो 35 मिनट का लेक्चर में, अभी रिएक्शन क्वेश्चन में 10 मिनट लगने हैं, हालांकि रिएक्शन क्वेश्चन समझने के बाद आप आगे आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आपको समझना है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं भाई। फर्स्ट ईयर की थर्मोडायनेमिक्स अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं फर्स्ट ईयर में सीरीज कौन सी चल रही है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रही है, केमिकल बॉन्डिंग आएगी, स्टेट ऑफ मैटर आएगा, उसके बाद में थर्मो आएगा, तो काफी टाइम है थर्मो आने में। जब थर्मो आएगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर कम से कम कितने कमेंट भाई कर दो नीचे, 20 कमेंट,
कम से कम ये टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं तभी, ऐसी चीजें तो तभी पढ़ाऊंगा ना यार जब डिमांड होगी, नहीं तो बस ये लिख के अभी कराए दे रहा हूँ नष्ट इक्वेशन जैसे सब जगह वैसे मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो कम से कम मुझे 20 कमेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स में 20 कमेंट ला करके दो, और उसके बाद में अगले लेक्चर में नष्ट के यूज से पहले ये फॉर्मूला समझो कि कहां से आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और टाइम खाली है ना, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में बनाना होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTL एंड Q, बाकी सारी बातें पता है। व्हाट इज रिएक्शन क्वेश्चन, इसके लिए ले चलता हूं छोटी सी बात, इक्विलिब्रियम में। मान लेते हैं हमने क्या लिया, ए से बनाया कुछ और वो इक्विलिब्रियम में आ गया बी के साथ, ठीक, ए से बनाया कुछ और वो इक्विलिब्रियम में आ गया बी के साथ। यहाँ पर एक चीज पढ़ते थे दैट इज के को कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता था, याद करो बच्चों, बी अपॉन ए, एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। अब ये कब लिखा जाता था, ये लिखा जाता था भाई जब हमारे पास में क्या हो, जब हमारे पास में इक्विलिब्रियम की स्टेट हो। अगर हम कहें इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है, ठीक, कोई रिएक्शन हो रही है उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है, तो इसी के को हम क्या लिखते, क्यू लिखते, इसी के को हम क्या लिखते, क्यू लिखते। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्यू है ना, ये है तो बिल्कुल किसके जैसा, है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही, बट ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं होता है। यानी कि क्यू को अगर मैं लिखूं कि क्यू क्या होता है, तो क्यू होता है भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और बड़े ब्रैकेट क्या दिखा रहे हैं, एक्टिव मास, एक्टिव मास दिखा रहे हैं, अभी क्या दिखा रहे हैं, एक्टिव मास, ठीक है। तो क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और अगर हम कहें कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो यही क्यू बराबर किसके हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो अब अगर बात करें भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह क्या लिखेंगे, तो Q बराबर लिखेंगे क्या, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक, ऑफ प्रोडक्ट। कितने मोलर आयनिक जो स्ट्रेंथ है वो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट का मतलब जो उधर बन रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। और नीचे क्या होगा, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसको लिखना आता होगा कि सॉलिड की बन ली जाती है, लिक्विड और गैस की अगर है तो किस तरीके से लिखते हैं। अगर नहीं आता तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन हाँ बीच में बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो बेसिकली आपको केवल इतना सीखना है कि Q बिल्कुल के जैसा होता है, बस K होता है एट इक्विलिब्रियम और Q होता है किसी भी समय पे, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पे आ गए तो Q बराबर किसके हो जाता है, के, यानी Q की वैल्यू होती है वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो Q बराबर होगा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कितना स्ट्रेंथ प्रोडक्ट का और कितना रिएक्टेंट का, ठीक है। काफी टाइम ले लिया ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझाना जरूरी है ना कि Q क्या है। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज समझ में नहीं आ रही होगी काफी बच्चों को, ln, ठीक है। जो मुझसे लोग पढ़ चुके हैं उनको आ रही होगी, जो नहीं पढ़ चुके उनको ln नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ln क्या है भाई, ln है आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और एक पॉइंट अपनी दिमाग में बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, कि अगर हम लोग क्या करें, नेचुरल लॉग को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2.303 से, लाल से लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, इतने से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10, ठीक है। ये पॉइंट कितने बच्चों को पता था, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो नोट करें कि ln को अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट, 2.303 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ln किस में बदल जाता है, log 10 में। यहाँ ln का मतलब क्या है, log का बेस e, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर क्या है, log 10, ठीक। सारी बातें क्लियर। अब चलते हैं नर्स्ट की तरफ। तो भाई ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में बना लो, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में बना लो, और बढ़ते हैं आगे। चलो भाई नर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ की तरफ। अगर प्रूफ की बात करूं तो बोर्ड में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपको इसका यूज पता होना चाहिए, प्रूफ भी पता होना चाहिए, कैसे आता है, कहां से आता है, पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो क्या रिलेशन सीखा हम लोगों ने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLn Q, ये पढ़ा, ठीक है। चलो इसको आसान करते हैं, क्या लिख दे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अभी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लो, बाकी सब कुछ आगे सिखा दूंगा दूसरे लेक्चर में, ठीक। आराम करो, ठीक है, आराम से सीखो चीजें। तो डेल्टा जी की जगह क्या रख सकता हूं भाई, अभी लिखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, यही तो लिखा था। चलो भाई पुट करो, तो डेल्टा जी की जगह पर आया माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE
नॉट प्लस RT ln प्रोडक्ट अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, अब क्या करते हैं, हम लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पता है, और ये है क्या, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना। ठीक है, यही तो काम है नर्स इक्वेशन का। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की। तो चलो भाई, ई की वैल्यू निकालो। तो ई बराबर क्या आएगा, माइनस NF ई नॉट अपॉन माइनस NF। ये माइनस NF डिवाइड में जा रहा है, ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो गया, माइनस। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस मिलकर के क्या हो गया, माइनस। RT अपॉन NF बचा क्या, ln और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां तक की बात समझ में आती है, सबको समझ में आता है यहां तक क्या हुआ। अब अगली लाइन में चलते हैं। देखो, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, NF कैंसिल आउट। ठीक, क्लियर। अब मैं इस ln को बदलने जा रहा हूं जनरल लॉग, यानी कि ln को बदलने जा रहा हूं लॉग में। और अगर लॉग में बदलूंगा तो यहां किससे मल्टीप्लाई होगी, 2.303 से। तो देखो बच्चों भाई, लास्ट स्टेप है E इज इक्वल टू ई नॉट, ये केवल बचा ई नॉट माइनस RT अपॉन NF। ठीक, इनटू में यहां पर क्या लगा ले, देखो इसको थोड़ा सा मिटाओ और 2.303 पहले लिख लो। 2.303 RT अपॉन NF। जैसे ही 2.303 आया, ln किस में बदल गया, लॉग में। और लॉग प्रोडक्ट आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और यही इक्वेशन जानी जाती है किस नाम से, नर्स्ट इक्वेशन के नाम से। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन 1 बना लो इसको, ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन आ गई, प्रूफ ये हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको ऊपर लिखते हैं और आगे की बातों को अभी डिस्कस करते हैं। अभी कुछ बातें रह गई हैं इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे, कहां पर कौन सी चीज क्या है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बढ़िया सा प्रूफ था, 1 2 3 4 लाइन का प्रूफ। अब 4 लाइन के प्रूफ में कोई दिक्कत अगर होती है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, मैंने टेलीग्राम चैनल अपना बना दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग जुड़ जाते हो आकर के मुझसे, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप कोई भी नोट्स मुझसे मांगोगे तो आपको नोट्स की PDF में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बहुत हो गई प्रमोशन आज। चलो, अब अगली कहानी है कि हम लोग इस इक्वेशन को उठाएंगे और ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद आगे की बातें समझते हैं कि क्या होना है। तो हमारा आया है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, अब अच्छे से लिखता हूं, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अब ये आयनिक कंसंट्रेशन समझ रहे हो ना, ये जो लिख के मिलती थी 0.1 मोलर Zn डबल प्लस एक्वस, ऐसे लिख के मिलता था ना सेल में। तो ये जो 0.1 मोलर Zn डबल प्लस है, यही तो है उसकी आयनिक कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो बस वही आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटा ले, ये तो ऊपर आ गई। अब एक चीज देखिए, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है? क्या मान लो ई नॉट तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड मांगने जाएंगे तो चाहे किसी का भी हो, स्टैंडर्ड तो हमारे पास टेबल में है, ई नॉट तो मिल जाएगा। अब हमें सॉल्व किसको करना, हमें निकालना होगा ई। तो उसके लिए कोई टेम्परेचर दिया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे उस प्रोसेस में। तो क्या इस रिएक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान है? तो बहुत आसान तो नहीं, कई सारी कैलकुलेशन है। तो एक चीज ध्यान देना, वो चीज ये है कि ज्यादातर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराई जाती है, यानी कि टेम्परेचर उनके लिए कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसको अगर बदले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 293 केल्विन। सबको पता 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 293 केल्विन। अच्छा, आर की वैल्यू तो फिक्स है ना, 8.314 जूल। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, 96,500। एन की वैल्यू नहीं फिक्स है, एन की वैल्यू नहीं फिक्स है। क्यों नहीं फिक्स है भाई? क्योंकि किसी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो एन तो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। ठीक, तो ये तो नहीं फिक्स है। तो हम इन तीनों की तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना एक साथ। तो अगर हम टी की जगह पर रख दे 293 केल्विन, आर की जगह रख दे 8.314, एफ की जगह रख दे 96,500, तो एक मॉडिफाइड रिएक्शन आती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
लॉग प्रोडक्ट ऑन रिएक्टेंट, और ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लेकिन 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 ये रिएक्शन कब लगेगी? ये रिएक्शन तब लगेगी जब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन दी हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो। अब एक बात दिमाग में बनाओ, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो 100% श्योर हो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएगी। अगर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, अगर दिया है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो ये रिएक्शन अप्लाई नहीं होगी। फिर आपको कहां से सॉल्व करना पड़ेगा? यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो देखना ही पड़ेगा हमें। तो टेम्परेचर अगर दिया नहीं है तो ये यूज करोगे, टेम्परेचर दिया है 25 दिया है तो भी ये यूज कर सकते हो, टेम्परेचर दिया है 25 की जगह कुछ और वैल्यू है तो भाई ये वाली रिएक्शन तो 25 के लिए सॉल्व की ना। ये बेसिकली 0.0591 कहां से आया? ये आया है इतना, देखो ध्यान से, ये पार्ट इतना, n को छोड़ करके इतना पार्ट जो है उसकी वैल्यू आ गई 0.591। अब आगे की कहानी एक और चीज, थोड़ा सा तो और सोच सकते हो ना। क्या सोचो कि अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो? 1। ठीक, तो भाई इसको क्या कर ले, यहां पर 1 रख देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा -0.591। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर n इक्वल टू कितना हो जाए 2, अगर n इक्वल टू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, तो क्या कर सकते हो? देखो 0.591 है, 0.59, तो इसको क्या कर लो 0.60 मान लो थोड़ी देर के लिए। अप्रोक्सीमेशन में आंसर की टेक्निक है ये, अनएकेडमिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन होगी ना, तो ऑप्शन टिक कर सकते हो फटाक से। तो अगर n इक्वल टू 2 हो तो 0.59 है, इसे 0.6 मान लो, अपॉन कर लो 2 से, तो कितना 0.30 से भी अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर तब भी आंसर आपका सही आएगा। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ 1 की जगह क्या मान लो, ये लो 2 मान लो थोड़ी देर के लिए। अब सॉल्व कर लो भाई 2 से, तो 2 से कितनी बार सॉल्व होगी? 2 2 4 1 आएगा, 2 9 18। ठीक है, 2 9 18 के बाद में कितना, 2 6 12, तो 0.296 से सॉल्व कर लो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल एक आध पॉइंट का फर्क आएगा, बाकी सही आ जाएगा। ठीक है, करना चाहते हो तो 0.591 से करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर n इक्वल टू 3 हो तो इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, और 3 से डिवाइड करके जो भी इक्वेशन आती है वो डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो। बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, या जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उतनी होगी। ठीक, क्लियर? ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का पूरा पार्ट हो गया। अब अगली जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर जो 15 आएगा, उसमें बताऊंगा यूजेस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इस नर्स्ट इक्वेशन से पहला यूज क्या निकला कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी और कंडीशन पे। ठीक है, स्टैंडर्ड ना हो, किसी और पे क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे काम है। ठीक है, अभी रिएक्शन क्वेश्चन से और डील करना सीखेंगे अगली रिएक्शन में। तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा क्या, यूजेस ऑफ या एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। लास्ट 2 वीडियो से मैं भूल जा रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना होता है। हाँ तो ठीक है, जो लोग नए आए हो वो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जो लोग पुराने हो वो इसको शेयर करते रहो। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।